रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शंस की। हम इसमें बिहेवियर पैटर्न देखेंगे प्राणियों में। तो व्यवहार अनुक्रियाएं क्या होती है, एक समन्वित रूप से प्रेरित होती हैं। जैसे व्यवहार का संबंध जितने भी प्राणी होते हैं उनका वातावरण के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। सन 1849 में जो ए बर्थलेट थे ना, उन्होंने क्या बताया, जो गोनेट्स होते हैं साथ ही साथ उनके जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं उनके संबंध के मध्य में उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला और बताया कि ये किसके विकास के लिए पॉसिबल है। जैसे उन्होंने बताया कि जो बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी होती है वो उसके विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ इनमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उससे सीक्रेट होने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं वो जितने भी प्राणी होते हैं उनके लिए जो कार्यकारी व्यवहार प्रेजेंट करते हैं उनको ये प्रभावित कर देते हैं, इफेक्ट पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इनके डेफिनेशंस की बात करें तो जो हार्मोन होता है वो एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि क्या करती है, शरीर की विशेष जो शरीर में प्रेजेंट विशेष प्रकार की जो ग्रंथियां होती है ना उसके द्वारा सीक्रेट की जाती है। साथ ही साथ ये रक्त में क्या हो जाती है, मिल जाती है। मिलने के बाद शरीर के अदर ऑर्गन तक पहुंचाई जाती है। साथ ही साथ उनको भी ये क्या करती है, इफेक्ट पहुंचाती है। और इन्हें हम केमिकल मैसेंजर या आप बोल सकते हो रासायनिक मतलब हार्मोन रासायनिक दूत इस बेस पे ये प्राणियों के शरीर के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उस तरह के कार्य करते हैं। साथ ही साथ अनेक प्राणियों में जो मैटिंग की प्रोसेस होती है उनमें भी जो ब्लड का सिक्रेशन होता है वो सेक्सुअल हार्मोन की उपस्थिति के कारण ही इनमें विकसित होते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने जैसे ए बर्थलोड थे ना, उन्होंने बताया कि जो गोनेट्स होते हैं वो सेक्सुअल बिहेवियर के बीच कोई संबंध है। जैसे कि जो उनके गोनेट्स के द्वारा हार्मोन क्या करती है, ब्लड में ही क्या हो रही, ब्लड से सीक्रेट हो रही है और वही क्या करेगी, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना उनको बिहेवियर के रूप में शो करेगी या आप बोल सकते हो व्यवहार के रूप में बनाए रखती है। चलिए बात करते हैं इसके किस तरह से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो बात करें हम व्यवहार के रेगुलेशंस की, तो ये दो प्रकार से विभाजित की जाती है। जैसे कि व्यवहार के प्रति जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्रत्यक्ष उत्पादक होता है, वही जो व्यवहार के लिए सेकेंडरी स्टेज होती है वो अप्रत्यक्ष उत्पादक होता है। मतलब व्यवहार के जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ना उनके स्राव करने वाले जितने भी ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि गोनेट्स, प्लेसेंटा, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी, जबकि कुछ हार्मोन्स पर भी इस बिहेवियर का सीधा इफेक्ट पहुंचता है या बोल सकते हो स्पष्ट रूप से तो नहीं पहुंचता पर थोड़े इफेक्टिव तो होते ही हैं सेकेंडरी रूप पे, जो हम द्वितीयक उत्पादक बोलते हैं। उसमें आ जाएंगे आपके पैराथोराइड, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस, ये सारी। अब बात करते हैं हार्मोनल इंपॉर्टेंट ऑफ बिहेवियर रेगुलेशंस में कि व्यवहारिक नियंत्रण के कुछ प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। जैसे व्यवहार संबंधी हार्मोन को हम उत्पादित करने वाले जितने भी प्राइमरी उत्पादक गोनेट्स होते हैं ना उनके प्लेसेंटा, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड इन सभी में होती हैं। जैसे कि जो टेस्टिस होती है उनके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, साथ ही साथ जो मेल्स में रिप्रोडक्शंस के लिए वर्क करते हैं। वही सेकेंडरी की बात करें तो उनके जो बिहेवियर होती है उनको इफेक्ट पहुंचाती है। वही ओवरी के द्वारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट की जाती है तो वो भी इसी वर्क के लिए यूज होती है। वही बात करें हम हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की, तो हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में क्या होती है, ये जैसे आपने इसकी स्ट्रक्चर्स देखी थी, बताया गया था आपको कि जो मेडुला होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स दो भागों की तरह ये विभक्त होती है। साथ ही साथ इनके द्वारा सीक्रेट की जाती है आपकी एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन, साथ ही साथ इनके द्वारा जो इमरजेंसी वर्क पे सीक्रेट की जाती है। आप बोल सकते हो आकस्मिक हार्मोन जो होता है उसे ही हम एपिनेफ्रिन और नियोनेफ्रिन के बेस पे जानते हैं, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करती है, कम से कम जो 28 विभिन्न एस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ना उसको सीक्रेट करती है। साथ ही साथ उनकी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उनको संक्रमण के प्रति उनमें एक बैरियर का वर्क करती है। ठीक, बात करें हम हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, तो पिट्यूटरी
ग्लैंड्स का पढ़ा होगा आपने, 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो सबसे पहले जो लास्ट वाली पार्ट्स होती है पश्च भाग से वैसोप्रेसिन, साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन, ये सीक्रेट की जाती है, जो कि जो हाइपोथैलेमस होती है वहां से संश्लेषित होती है। वही हम बात करें मध्यपाली की, तो वहां पे आपके मेलानोसाइट्स जो उत्प्रेरक हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करती है। और जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली होती है वो अनेक हार्मोन को सीक्रेट करती है। साथ ही साथ इनके दोनों जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इनमें क्या होता है, जो लक्षित अंग होते हैं उनके सीक्रेशंस के द्वारा ये इफेक्ट भी डालती है। जैसे इन्हीं में आते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन जो बोन्स होती हैं, साथ ही साथ पेशियों और उनकी चयापचय की जो क्रियाएं होती है उनको वृद्धि के लिए क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। आपकी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो एस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनके सिक्रेशन को उत्प्रेरित करती है। वही आपके थायरोट्रोपिन, तो ये थायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करेगी। साथ ही साथ इसमें आपकी जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो भी। नेक्स्ट आती है आपकी प्रोलैक्टिन, ये जो आपकी लैक्टेशन उसको शो करेगी, साथ ही साथ जो कार्पस ल्यूटियम होगी उसको बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगी। नेक्स्ट आती है आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि गनेडोट्रोपिन, जो कि पुटिकाओं की जो ग्रोथ में हेल्प करती है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को भी बनाए रखने में हेल्प करती है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की बात करें, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, या बात कर से आप जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है या कार्पस ल्यूटियम के जो फॉर्मेशन होता है उनमें हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि जैसे जो बिहेवियर पैटर्न होते हैं उनमें किस तरह से हार्मोन्स इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो दो तरीके से होगी, एक तो आपकी सेक्सुअल बिहेवियर होगी, दूसरी एग्रेसिव बिहेवियर होगी। इनमें क्या करेंगे, जो लैंगिक व्यवहार होता है उनके नियंत्रण के लिए कुछ हार्मोन्स की भूमिका का अध्ययन करते हैं। तो उनमें कुछ एग्जांपल दिए जाते हैं, जैसे कि पहला आता है कि जो कैर्पन एक मुर्गी है उसके कैर्पन एक कॉक है मुर्गा, जो कि क्या करता है, उसके टेस्टिस को निकाल दिए गए तो ना तो बाक करता है ना तो क्रॉ की आवाज निकालता है, ना ही मैटिंग की प्रोसेस करता है, क्योंकि उनमें जो मेल्स हार्मोन होते हैं ना वो अनुपस्थित होते हैं। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण है, जब से आपकी फीमेल डक्स में भी आपकी प्रैकेट्स जो डेलहरा तोता बोलते हैं उनमें भी यही चीज देखी गई है, जो गा गा के मैटिंग की प्रोसेस के लिए उत्प्रेरित करता है फीमेल को। उसी तरह से आपकी रेटेस भी हैं जो मेल चूहे होते हैं, साथ ही साथ कुछ वर्टिब्रेट्स फीमेल्स भी होती हैं, मुर्गियां, और कुछ कॉकरोच की जातियां होती हैं जैसे कि पेरिप्लेनेटा या मॉथ जो बॉम्बेक्स होती हैं फीमेल्स, वो भी टिड्डे ग्रासहोपर्स में भी। तो इस तरह से सेक्सुअल बिहेवियर में देखने को मिलती है हमको। वही हम बात करें एग्रेसिव बिहेवियर की, एग्रेसिव बिहेवियर तो क्या होती है, प्राणियों में जो बोल सकते हो आप एक अग्रेसिव जो आक्रामक व्यवहार होते हैं वो अनेक हार्मोन के द्वारा, जैसे आपकी पिट्यूटरी जो होती है ना, पिट्यूटरी गोनेडल सिस्टम होता है, वो आपकी पिट्यूटरी एड्रिनल सिस्टम, इन इसको क्या करती है, इफेक्ट पहुंचाती है। साथ ही साथ जो रेड ब्लेंडेड वेपर बर्ड्स होती है ना, उनमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके सिक्रेशन से उनमें जो हार्मोन होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो वहां पे अग्रेसिव बिहेवियर को नियंत्रित करती है, क्योंकि उनके प्राणियों में मेल और फीमेल की अपेक्षा जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है ना वो अधिक होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एग्रेसिव बिहेवियर में मुख्य भूमिका शो करती है वहां पे, क्योंकि अधिक समय तक मनुष्यों ने ये बताया या उसका लाभ उठाया कि जो वाइल्ड बुल होते हैं ना उनको हम पालतू बैलों में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि अनेक वर्टिब्रेट्स में जो एंड्रोजन होता है उसका जो लेवल होता है वो अत्यधिक एग्रेसिव बिहेवियर के लिए क्या होती है, बोल सकते हो आप, प्रोत्साहित करती है उसको। साथ ही साथ फीमेल्स हार्मोन के द्वारा इस प्रकार के हार्मोन का जो इफेक्ट होता है ना उनमें कमी शो होता है, क्योंकि इसके जस्ट विपरीत जो फीमेल हार्मोन्स होती है वो अधिक मात्रा में फीमेल्स में पाई जाती हैं। साथ ही साथ फीमेल्स अधिक शांति प्रिय होते हैं मेल्स की अपेक्षा।
विधि, सभी जितनी भी विधियां होती हैं विज्ञान के क्षेत्र में वो सहसंबंध विधियों को यहाँ पे दर्शाती हैं या होती हैं, क्योंकि जिसके अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, साथ ही साथ उनके जो रिजल्ट होते हैं ना उनको प्राप्त करने के पश्चात उनमें हम कोरिलेशन मेथड निकालते हैं। परंतु कुछ यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो सहसंबंध विधि से तात्पर्य एक मूल विधि से होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या होते हैं बिहेवियर या हार्मोन्स के जो बीच संबंध होते हैं ना उसकी खोज करते हैं। और यही एक मेथड होती है जो कि किसी अन्य विधियों के आधार के रूप में काम करती है, क्योंकि जितने भी जो प्रारंभिक वर्ष में या हमारे आसपास जितने भी आधुनिक यंत्र आए होंगे ना उनकी तकनीकी उपलब्ध उस समय क्या हुई होंगी, बहुत कम हुई होंगी, और इसी विधि के द्वारा वहां पे क्या हो गए इसकी एक लिस्टिंग की गई। तो सबसे पहले इस विधि के अनुसार जैसे हार्मोन्स के क्या होते हैं उतार चढ़ाव बने रहते हैं अंतरों के आधार पर, उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्या होती है अपराधियों में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना उसका स्तर बहुत अधिक पाया जाता है, उसी के फलस्वरूप उनमें कोरिलेशन मेथड निकाला गया कि जो मेल्स हार्मोन होते हैं ना उनका स्तर अगर बढ़ गया तो हिंसा के लिए वो जिम्मेदार होती हैं। इसी प्रकार मैटिंग में भी, तो इस प्रकार हार्मोन एवं जो उनके बिहेवियर होते हैं उनकी एक सरलतम विधियां बनाई गई, और इस विधि को हम जो परिष्कृत मानते हैं उसी के आधार पर उनमें कुछ तकनीकों के कारण वर्तमान में इस कोरिलेशन मेथड का प्रयोग एक हिसाब से अप्रचलित होते गए हैं। नेक्स्ट है आपकी कैस्ट्रेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मेथड, इसे हम ऑर्किटोनी रिमूवल ऑफ टेस्टिस भी बोलते हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा हार्मोन के स्रोत को शरीर से हटा दिया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई एक व्यवहार प्रक्रम किसी हार्मोन पर निर्भर भी हो तो इस हार्मोन्स की कमी होने के साथ साथ उनके जो बिहेवियर होती है उनमें भी कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपकी कैन्युलेशन मेथड, नलिकाकार विधि। तो मस्तिष्क की जितनी भी विद्युत विशिष्ट संरचनाएं होती है ना उनके माध्यम से जो हार्मोन होते हैं वे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और इसी विधि के अंतर्गत जो ब्रेन मैप होती है उसकी सहायता से हम मस्तिष्क के जो एक निश्चित स्थान होता है वहां पे नलिकाओं को घुसाया जाता है। साथ ही साथ इससे हार्मोन को क्या होती है वहां पे ड्रॉप बाइस करके इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, और इसके मध्य जो इनके अंदर कोरिलेशन होता है उसको समझने में हेल्प मिलती है। जैसे बॉरफील्ड थे, उन्होंने बताया था रिंगडॉग्स के मस्तिष्क में जो टेस्टोस्टेरोन है उसको पहुंचाया गया और पाया गया कि जो पक्षियों के हाइपोथैलेमस होती है ना उनमें प्रोआक्टिव क्षेत्र वो सेक्सुअल आपके अग्रेसिव बिहेवियर के लिए वहां पे रिस्पांसिबल थे। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके हार्मोन अपटेक मेथड, ग्रहण विधि। इसमें ऑटोरेडियोग्राफी नामक एक विधि का प्रयोग किया गया जिसमें मस्तिष्क के उस क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिसमें हार्मोन इकट्ठे होते हैं, और इस विधि में हार्मोन को हम क्या करते हैं जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं ना उससे मापते हैं, अंकित करते हैं बोल सकते हो आप, क्योंकि जंतुओं के शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनका एक इंजेक्शन दिया जाता है जो बाद में मस्तिष्क में इनकी जो उपस्थिति होती है ना उसके मस्तिष्क काट मतलब जो रेडियो सुग्राही होती है उसको प्लट कर रख करके ज्ञात की जा सकती है। मतलब जितने भी ब्रेन के वर्क हो रहे हैं उसको एक प्लेट के थ्रू वहां पे अंकित किया जाता है, रेडियो सुग्राही विधि जिसे अपटेक मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी क्रॉस डिफ्यूजन मेथड, मतलब किस तरह से परस्पर प्रतिस्थापन विधि होती है। जो टॉकेल और रेसेनब्लेट थे उन्होंने हार्मोन एवं जिनके बिहेवियर होते हैं उनके इंटरेक्शन को समझाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। जैसे उन्होंने दो स्वतंत्र चूहों को लिया और उनके ब्लड्स के थ्रू एक दूसरे में उनमें आपकी ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस कराई। वहीं अब बात करते हैं एंटी हार्मोन्स मेथड की, तो उनमें भी एंटी हार्मोन्स मेथड में भी क्या हुई, इसके अंतर्गत आपकी जितने विभिन्न जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है या एंटी हार्मोन उस तरह से वर्क करती है, और इस प्रकार के अध्ययन में आपकी एंटी एंड्रोजन
और जो एंटी एंड्रोजन होते हैं ना, उनके दोनों ही क्या होते हैं, वर्क में ले जाते हैं। क्योंकि जब किसी जंतुओं को हम एक एंटी हार्मोन देते हैं तो एक विशिष्ट हार्मोन को क्या करती है, उसमें निरोधित करती है। साथ ही साथ जंतु में वो क्या करती है, कोई एक विशिष्ट व्यवहार को क्या कर देती है, वहां पे लुप्त कर देती है। बात करें हम नेक्स्ट हार्मोन एज ए मेथड की मापन विधि, तो ये आपकी बिहेवियरल पैटर्न में से हार्मोन प्रभाव के अध्ययन के क्षेत्र में सबसे अधिक बोल सकते हैं उत्साहवर्धक खोज थी, जो क्या हुई, ब्लड हार्मोन्स की मात्रा के सीधे जो रासायनिक ऐसे मेथड होती है उनका विकास किया गया। और इसी मेथड के थ्रू इसमें क्या हुई, कुछ रोचक रिजल्ट इनको प्राप्त हुए। क्योंकि इन मापक के द्वारा सीधे सीधे जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है ना, उनके व्यवहार में वो क्या करता है, जो डिफरेंसेस आते हैं उनकी खोज इसी के थ्रू हुई। इसलिए हम इसे हार्मोन ऐसे मेथड कहते हैं, मापन विधि। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस बिहेवियर की, जो इस तरह से हैं, इन पे ऐसे लिखने के लिए भी दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल बिहेवियर की, सामाजिक व्यवहार। सोशल बिहेवियर्स में क्या होते हैं, आपके अनेक प्राणी समूह को क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि एक अशक्तिकरण की जो प्रोसेस होती है उनको बढ़ा सके। साथ ही साथ जो भक्षी होते हैं ना, उनमें अपनी जो बाहर से एनिमल्स एंटर करते हैं उनसे अपनी रक्षा कर सके। एक ही जाति के प्राणियों के समूहों के, जो कि बोल सकते हो आप में जो मातृत्व व्यवहार शो करते हैं, उनके विस्तृत रूप से यहाँ पे संगठित हो सके और एक हिसाब से बोलो कि समाज बना। तो उन्हीं प्राणियों के जो जीव होते हैं वो वहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही साथ उनमें जो रोग संघर्षण प्रतियोगिता भी होती है, उनमें सामाजिक या व्यक्तिकरण अभिव्यक्ति की क्रियाएं भी होती हैं। क्योंकि उनके जीवन में जो मूल्य रूप से या लाभ की जो प्रोसेस होती है, उनमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज उनके द्वारा यहाँ पे भिन्नता शो करती हैं। साथ ही साथ उनमें जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक साधारण क्या करती है, एक साधारण अवधि में एक मेल और फीमेल छिपकलियों के बीच जो मैटिंग की प्रोसेस होती है उसकी अवधि बहुत कम होती है, जबकि यही जटिल प्रोसेस बंदरों की जो समाज होती है उनमें काफी समय तक होती है। तो इस तरह से सोशल बिहेवियर आएगी। लर्निंग बिहेवियर की बात करें तो बर्नहार्ट ने बताया था लर्निंग बिहेवियर में कि किसी समय को सुलझाने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी एक निश्चित परिस्थिति में जो प्राणी होते हैं उनके कार्यकलाप को स्थायी रूप से हम रूपांतरित करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग, सीखना। जब कोई प्राणी क्या करता है, अपने समय के आधार पर जिन व्यवहारों को स्थायी रूप से उपार्जित करता है, एडप्ट करता है, या उसी को ही हम अधिगम व्यवहार कहते हैं। जैसे नए नए अनुभव को क्या करते हैं, अपने जीवन में रूबरू होने देते हैं ना, या सीखने के द्वारा ही प्राणियों में जो अस्थायी या स्थायी रूप से कुछ परिवर्तन आते हैं, जो सीखने की एक चेतना हम में आती है, वो अधिगम व्यवहार यही कहता है कि प्रत्येक प्राणी क्या करता है, जन्म से मृत्यु तक हर समय सीखता ही रहता है और उसे सीखने की एक कला जन्म से प्राप्त होती है। सीखना एवं अनुभव प्राप्त करना प्राणी का लक्ष्य होता है और ये जो लर्निंग बिहेवियर है यही दर्शाता है। मैटिंग की प्रोसेस भी होती है। मैटिंग की प्रोसेस में मेल्स फीमेल्स मैटिंग की प्रोसेस शो करते हैं, जिनमें ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोगैमी, पोलोगोमी और प्लैंटी। साथ ही साथ इनके बावजूद आपकी इम्प्रिंटिंग, मुद्रण की प्रोसेस भी यहाँ पे होती है, क्योंकि ये स्पेशली जो लर्निंग बिहेवियर होता है ना उसको दर्शाता है। इम्प्रिंटिंग पक्षियों में जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उनमें जो उनके एंडिंग स्थिति तक के अध्ययन किया गया, तो जिनमें पूरे अपने जो जीवन काल होता है ना उसमें स्मृति में बने रहते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग में सीखते हैं उसे लाइफ टाइम वो अपने दिमाग में बसा के रखते हैं, इसलिए इसे इम्प्रिंटिंग सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये इम्प्रिंटिंग है। इसमें हैबिट्यूशन है, जो उद्दीपनों के कारण जो अनुक्रियाएं होती हैं और जिसके कारण प्राणी क्या करते हैं, अनुभव लेते हैं।
या अनुभव को लाभ उठा करके प्राणी अपने जितने भी क्रियाएं होती है उनमें कुछ परिवर्तन लाते हैं, इसी क्रिया को अभ्यस्त कहते हैं। साथ ही साथ ड्राइव्स कुछ प्रेरणा वाली व्यवहार भी शो करते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर होने वाली जितनी भी कुछ शक्ति परिवर्तन होते हैं ना, जो भावात्मक जागृतियां आती हैं, तो ये सब ड्राइव से संबंधित होते हैं। इसके ड्राइव के कुछ वर्क होते हैं, जैसे 3 तरह के वर्क होते हैं, ये ड्राइव्स को हेल्प समझने में हेल्प करेंगे। जैसे कार्य किसी भी वर्क की क्या करता है, स्टार्टिंग करते हैं, साथ ही साथ किसी वर्क को ये क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ एक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने पर उस कार्य को क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में लेकर के जाते हैं। तो ये इसके ड्राइव्स के पैटर्न हैं 3 तरह के। ठीक, तो ये थे आपके बिहेवियर पैटर्न।